Okay, so today we are beginning with a new video. We are beginning with the topic of photolysis का significance. Photolysis is basically the breakdown of water releasing oxygen and electrons. So आपने पिछले वाले टॉपिक के अंदर समझा होगा जब लाइट रिएक्शन हम स्टडी कर रहे थे PS2 के अंदर. सो PS2 में क्या हो रहा था, जो आपका PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है P680 एंटीना कॉम्प्लेक्स ने जो LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल बी, फॉर एग्जांपल कैरोटिनॉइड्स, फॉर एग्जांपल xanthophyls. सो ये सब जो है फोटॉन्स कैप्चर करते हैं, साथ ही साथ रिएक्शन सेंटर भी कैप्चर करता है, ठीक है. बट रिएक्शन सेंटर की एक प्रॉब्लम होती है कि इट कैन नॉट कैप्चर द शॉर्टर वेवलेंथ्स. सो दोज शॉर्टर वेवलेंथ्स दे कैन बी कैप्चर्ड बाय द एंटीना मॉलिक्यूल्स. सो होगा क्या, द P680 रिएक्शन सेंटर विल एक्चुअली कैप्चर द फोटॉन्स. और फोटॉन्स एक टाइप की एनर्जी है, लाइक यू हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री. फोटॉन की जो एनर्जी होती है दैट इज डिफाइंड एज E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा और h इंटू न्यू, ठीक है. अब ये एनर्जी गेन करने के बाद दो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा. दो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते ही इट विल अटेन अ पॉजिटिव साइन, ऑक्सीडाइज स्टेट में हो जाएगा. अब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है तब तक एमिट नहीं कर सकता जब तक ये दोबारा से ग्राउंड स्टेट पे ना आ जाए, इसको दो इलेक्ट्रॉन्स वापस ना मिल जाए. वो दो इलेक्ट्रॉन्स इसको फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मिलते हैं. जैसे ही इसको दो इलेक्ट्रॉन्स वापस मिलते हैं, इसका पॉजिटिव साइन हट जाता है. इट कैन अगेन कैप्चर अ फोटोन एंड कैन रिलीज टू इलेक्ट्रॉन्स इनटू द आउटर ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल से फिर वो प्राइमरी एक्सेप्टर जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेयोफाइटिन वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. एंड द साइकिल गोज ऑन लाइक दिस इन द जेड शेप एंड फाइनली जो है आपका एटीपी सिंथेसाइज हो जाता है यहाँ पे. सो कंटिन्यूअस एटीपी सिंथेसिस के लिए यू नीड टू रिलीज, कीप ऑन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली, ठीक है. इफ यू आर नॉट एबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली देन यू कैनॉट सिंथेसाइज एटीपी कंटिन्यूअसली. और कंटिन्यूअस सिंथेसिस के लिए जो कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए द P60 मॉलिक्यूल वंस इट गेट्स एक्साइटेड इट हैज़ टू कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. तो ग्राउंड स्टेट पे आने के लिए उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. वो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? वो दो इलेक्ट्रॉन्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आते हैं इसके पास. ये जो 2H++2 जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए हैं. इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है. उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए दीज टू इलेक्ट्रॉन्स दे गो देयर, इसको न्यूट्रलाइज करते हैं. देन अगेन इट कैन capture a photon and then it can get excited and will release the two electrons. So photolysis का सबसे important जो role है वो ये है कि it continuously provides electrons and brings the oxidized P680 reaction center to the ground state so that it can get excited again, ठीक है. इसकी वजह से क्या होगा, वो जैसे जैसे लगातार जब तक वो एक्साइटेड रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता रहेगा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH विल कंटिन्यू, ठीक है, एज लॉन्ग एज सनलाइट इज अवेलेबल. सेकेंडली, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होती है और ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है विच मेंटेन्स अ बैलेंस. बिकॉज एवरी टाइम, एवरी सेकेंड ऑफ द डे जो प्लांट्स और एनिमल्स जो है दे आर रेस्पायरिंग एंड दे आर एक्सहेलिंग आउट CO2, ठीक है. तो CO2 का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर में एंड दे आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है कम होता जा रहा है. बट बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लांट्स विच आर अवेलेबल ऑन अर्थ, मतलब सबसे ज़्यादा जो अवेलेबिलिटी है किस किंगडम की है? प्लांटी किंगडम की है. और प्लांटी किंगडम क्या है? वो फोटोसिंथेसिस करता है ड्यूरिंग द डे टाइम एंड इट रिलीजेस अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ठीक है. सो जो 21% कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है ऑफ ऑक्सीजन वो बैलेंस्ड रहता है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ऑफ दैट रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड दैट ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो कहाँ से आती है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आती है. तो हमारा जो एक रिएक्शन होता था 6CO2 प्लस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है.
ये हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है कि हमने 6 CO2 को यूज़ किया है, 6 H2O को यूज़ किया है और हमने जो है उससे ग्लूकोज बनाया है. ऑलवेज रिमेंबर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, लेकिन एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज स्टार्च और ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है आपका. यू हैव वास्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, फूड मतलब क्या, जो आपका फूड बना है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस को कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज. आपके ऑप्शन में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज सब कुछ गिवन होगा. बट यू हैव टू रिमेंबर कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म क्या है प्लांट्स के अंदर, स्टार्च. एंड दिस ग्लूकोज इज सिंथेसाइज इन द लीव्स. एंड लीव्स के अलावा भी स्टेम जो होती है ब्राउन कलर की होती है, इट इज नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. रूट्स आर ब्राउन इन कलर, दे आर नॉट परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, बट टू सर्वाइव दे रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, दे रिक्वायर ग्लूकोज. तो जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द किचन, दैट इज फ्रॉम द लीव्स टू द स्टेम टू द ब्रांचेस टू द रूट्स, वो होता है एज सुक्रोज. सुक्रोज जाता है स्टेम के अंदर और फिर कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से टूट के ग्लूकोज के अंदर. ठीक है, और ये ग्लूकोज फिर यूटिलाइज होता है फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि हम चैप्टर 14 में पढ़ चुके हैं. ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरूवेट बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है. एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है. एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और जितने भी NADH बने होते हैं और आपके FADH2 बने होते हैं वो ETC में एंटर करके ADP सिंथेसिस करते हैं. सो दैट इज द साइकिल विच इज अकरिंग इन द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लेकिन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज. The form of carbohydrate that is stored in plants is starch. The form of carbohydrate that is used to transport food is sucrose. ठीक है, अब एक जो ग्लूकोज का जो है ये ग्लूकोज तो बन गया, साथ में जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, दिस ऑक्सीजन कैन कम आइदर फ्रॉम CO2 आइदर फ्रॉम H2O. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है. उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज किया. उन्होंने क्या किया कि वाटर के अंदर जो है, जो वाटर लिया है उसका जो आइसोटोप है, ऑक्सीजन का जो आइसोटोप है, उन्होंने ऑक्सीजन 18 यूज किया. नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सीजन का नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका आपका जो आइसोटोप होता है, मतलब जो नॉर्मली जो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 16. बट इन्होंने हैवी आइसोटोप यूज़ किया और वाटर के अंदर का जो ऑक्सीजन था उसको हैवी आइसोटोप वाला ऑक्सीजन यूज़ किया. और फिर इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुई है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 18 ही आया. दैट मीन्स दिस ऑक्सीजन विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम वाटर. ठीक है, नॉट फ्रॉम CO2. एंड दैट इज हाउ वी केम अप विद द कंसेप्ट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, कि वाटर का ब्रेक डाउन होता होगा तभी तो आपका ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है और जो ये H है ये आपका यूटिलाइज हो जाता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के अंदर. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का रिलीज है इट इज फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2. ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, आइसोटोप्स को यूज करके. दिस एक्सपेरिमेंट वी विल स्टडी लेटर ऑन, जब हमने एक्सपेरिमेंट्स वाला टॉपिक जब हमने पढ़ना है तब हम पढ़ेंगे. तो फोटोलिसिस का आपको सिग्निफिकेंस जो है आई थिंक क्लियर हो गया है अब. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन आपका प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के अंदर हो रहा था. एंड लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं. रिमेंबर फोटोसिंथेसिस इज ऑलवेज अकरिंग इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका ग्रीन कलर का ऑर्गेनल होता है बिकॉज इट इज कंटेनिंग क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्यों कंटेन कर रहा है, बिकॉज क्लोरोफिल इज द मॉलिक्यूल दैट इज एबल टू कैप्चर सनलाइट. ठीक है, सनलाइट कैप्चर करके रखेगा वो. एंड टू सिंथेसाइज फूड
जो सिंथेसाइज जो फूड हो रहा है वो CO2 एंड H2O के साथ कंबाइन होके हो रहा है। ये CO और H जो है कंबाइन होके ग्लूकोज बना रहे हैं, तो इसके अंदर नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। नए बॉन्ड्स बनने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं? वो एनर्जी हम सनलाइट से ले रहे हैं। ठीक है, सो जो आपका जो भी फोटोसिंथेसिस है, इट इज अकरिंग इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो फोटोसिंथेसिस होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। सेकेंड फेज जो है दैट इज एक्चुअली द फेज जिसमें ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज, दैट रिएक्शन अकर्स इनसाइड द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आपने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इसके अंदर आपके ग्रानम होते हैं। ठीक है, और ग्राना जो होते हैं वो आपस में ज्वाइंट होते हैं बाय स्ट्रोमा लैमेले। ग्राना क्या है? एक स्टैक है, एक पाइल है, पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह है। और यहाँ पे जो कॉइन होता है दैट इज कॉल्ड एज थाइलाकॉइड। ठीक है, सो थाइलाकॉइड का एक जो स्टैक है उसको हम ग्रानम कहते हैं, और जो आपस में जो ग्राना होते हैं वो स्ट्रोमा लैमेले से कनेक्टेड होते हैं। और बाकी जो इसका जो इनसाइड का जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर जो है ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। ठीक है, और लेकिन उसको सिंथेसाइज होने के लिए एनर्जी चाहिए, बिकॉज वी आर एक्चुअली फिक्सिंग, हम चिपका रहे हैं CO2 को और वाटर के H को। ठीक है, तो चिपकाने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो है वो यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि यहाँ पे NADPH है, नॉट NADH। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल और रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट, ठीक है, इज यूज्ड? NADH, NADPH, FADH2 और ATP। सो रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल कौन सा यूज हो रहा है इसके अंदर? या तो NADH यूज होगा या NADPH यूज होगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तभी ये रिड्यूस्ड है। नाउ NADH जो है वो यहाँ पे यूज्ड अप नहीं होता है, यहाँ पे NADPH इज द रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड इन लाइट रिएक्शन, दैट इज इन फोटोसिंथेसिस। सो लाइट रिएक्शन में आपके 2 चीजें बन गई, ATP बन गया, NADPH बन गया, और अब जो है ये यूटिलाइज होंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज दैट इज सिंथेसाइज इनसाइड द स्ट्रोमा। ठीक है, और लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहे हैं? थाइलाकॉइड्स के अंदर हो रहे हैं। थाइलाकॉइड्स के अंदर आपका जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और वहां पे आपका लाइट रिएक्शन हो रहा है, लाइट कैप्चर हो रही है। लाइट कैप्चर होकर रिएक्शन सेंटर्स जो हैं एक्साइटेड हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके ATP सिंथेसाइज हो रहा है एट द एंड, और जो लास्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज FNR। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो लास्ट एक्सेप्टर है वो है आपका FNR। ठीक है, और FNR जो है एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर रहा है। सो यू आर गेटिंग 2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एक तो NADPH एंड एक आपका प्रोड्यूस हो रहा है ATP ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज़ और रिमेंबर करने की बात थी कि ये जितने भी है फेओफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, उसके बाद इसका प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन PEC, फेरिडॉक्सिन, FNR। ठीक है, FNR इज फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ठीक है, नाउ ये जो सारे के सारे हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फाइनल एक्सेप्टर कौन है? FNR इज द फाइनल एक्सेप्टर। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट होती है आपने पढ़ा होगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर, ETC के अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस जो अरेंज होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4, ये अरेंज होते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर फेओफाइटिन से इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन में जा रहा है, मतलब प्लास्टोक्विनोन इज हैविंग हायर एफिनिटी ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो वो इससे खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। फिर इससे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के अंदर। मतलब साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स इज हैविंग मोर एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन प्लास्टोक्विनोन। सो ये जो है अरेंजमेंट जो है, इसकी एफिनिटी कम है, फिर इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी ज़्यादा है, इसकी सबसे ज़्यादा है, फिर इससे भी इसकी ज़्यादा है, फिर इसकी फेरिडॉक्सिन की PEC से ज़्यादा है, FNR की फेरिडॉक्सिन से ज़्यादा है। सो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एफिनिटी
for electrons और increased redox potential. So maximum redox potential किसका है? यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन का है और यहाँ पे किसका है? फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, क्योंकि ये NADP को रिड्यूस कर रहा है. NADP के अंदर हाइड्रोजन अटैच करेगा तो क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा NADP का, और रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल क्या बनेगा? NADPH. So the reduced molecule that is formed during ETC or during cellular respiration is NADH, but the reduced molecule that is formed during photosynthesis is NADPH. ठीक है. नाउ अब ये जो ATP सिंथेसिस हो रहा है लाइट रिएक्शन में, वी आर सिंथेसाइजिंग ATP एज वेल एज NADPH. लेकिन जो ATP जो सिंथेसाइज होता है बेटा, वो दो तरीके से सिंथेसाइज होता है. एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज जस्ट what we just studied, जिसके अंदर आपके PS2 एंड PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. और ये जो अरेंजमेंट है ना इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का, ठीक है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाना, या इसको ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं Z स्कीम. ये बेसिकली लग तो N रहा है बट इसको बोला जाता है Z स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. ये मैंने कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे लिखा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में the flow of electrons from water to NADPH during non-cyclic photophosphorylation is called Z scheme. तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हम Z scheme कह रहे हैं ड्यू टू इट्स शेप, कि ठीक है यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ पे जा रहा है, मतलब ये ठीक है. In this, electron carriers are placed in order of increasing redox potential or affinity for electrons. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ. दिखने में ये N लगता है लेकिन इसको Z स्कीम बोला जाता है. ठीक है. अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम पढ़ चुके हैं. नाउ देयर इज अनदर टर्म जो कि अब आ गया आपके सामने, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक का नाम आते ही यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मतलब एक साइक्लिक फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं से निकल के उसी जगह पे वापस आएंगे. आपके नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स P680 से निकल के फाइनली कहाँ पे जा रहे थे? P700 के पास जा रहे थे, और P700 से निकल के FNR के पास जा रहे थे. तो लौट के ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो P680 ने जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं वो उसके पास लौट के वापस नहीं आए हैं, और जो P700 ने जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं वो P700 के पास वापस नहीं आए हैं. लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो रिएक्शन सेंटर जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, एमिट करता है, वो अल्टीमेटली उसी रिएक्शन सेंटर के पास वापस आ जाते हैं. वापस आने का रीज़न क्या रहा होगा? अगर सोचो कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स ने एक रिएक्शन सेंटर ने एक्साइट होके फोटोन को जो है उसने कैप्चर किया, एंड इट गॉट इट एक्साइटेड बिकॉज इट गेन्ड एनर्जी, और उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज स्टेट में चला गया, मतलब प्लस साइन ऑब्टेन कर लिया. तो उसके बाद अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाते हैं, ठीक है, आइदर हम नॉन साइक्लिक में कहाँ से आ रहे हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आ रहे हैं, और साइक्लिक में क्या आ रहे हैं? खुद उसके गए हुए इलेक्ट्रॉन्स ही वापस उसके पास आ रहे हैं. और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस आने का सिग्निफिकेंस क्या है कि इमीडिएटली वो दोबारा से पॉजिटिव साइन हटा के ग्राउंड स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा, एंड इट विल बी रेडी टू कैप्चर अनदर फोटोन एंड then emit another 2 electrons, जिससे कि कंटिन्यूअस साइकिल रहे. ठीक है. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम पढ़ चुके हैं. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज जस्ट लाइक फ्लोरेसेंस. फ्लोरेसेंस में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि रिएक्शन सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है, और इलेक्ट्रॉन्स एमिट करने के बाद वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके पास वापस आ जाते हैं. ठीक है. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स निकले थे उसके अंदर से तो उन्होंने एनर्जी गेन करी थी. फ्लोरेसेंस का डायग्राम अगर हम देखें तो फ्लोरेसेंस में ये था कि आपने जो है एक मॉलिक्यूल ने फोटोन कैप्चर करके अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिटल में गए और फिर वापस आ गए. ये आउटर ऑर्बिटल में क्यों गए थे? क्योंकि इनके पास एनर्जी आ गई थी. जब ये वापस आएंगे तो वही एनर्जी रिलीज होगी, एंड जो आपकी एनर्जी होती है वो किसी ना किसी hc/λ, मतलब हर एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एनर्जी की एक वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ के हिसाब से उसका कलर होता है. तो कोई भी फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस शो कैसे करता है? क्योंकि इट हैज़ द एबिलिटी टू कैप्चर फोटॉन्स एंड
emit electrons इन द एक्साइटेड स्टेट, और वो जब इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं, अब डिपेंड करता है कि वो फोटॉन्स कितनी एनर्जी का कैप्चर करता है, क्योंकि जितनी हाई एनर्जी का कैप्चर करेगा उतनी ही लो वेवलेंथ होगी। ठीक है, हाई एनर्जी मतलब क्योंकि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो अगर मेरा मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल जो है वो हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स को एमिट कैप्चर कर रहा है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी लेके निकल रहे हैं, और जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो वो हाई एनर्जी को एमिट करेंगे, मतलब वेवलेंथ क्या होगी उसकी, छोटी होगी। और वेवलेंथ जो आपकी विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स तक होती है। यहाँ पे ब्लू कलर होता है विबग्योर का, और यहाँ पे रेड कलर होता है। जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतना ही ब्लूइश कलर होगा। अगर वो लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को लेके एमिट करेगा, लो एनर्जी के फोटॉन्स को गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे विद लो एनर्जी, और जब वापस आएंगे तो लो एनर्जी निकलेगी। लो एनर्जी निकलेगी मतलब वेवलेंथ उसकी ज्यादा होगी, तो मोर रेडिश कलर होगा। दिस इज द फिनोमेना बिहाइंड फ्लोरेसेंस। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एग्जैक्टली रिजेंबल्स फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होता है, एक तो पहली बात कंपेयर टू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबसे पहली बात यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है वो उसके पास वापस आते हैं। सेकेंड थिंग, इसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्शन सेंटर जो है पार्टिसिपेट करता है, दैट इज PS1। PS1 जो होता है उसका रिएक्शन सेंटर का नाम क्या है, P700। ये फोटोन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके इट विल गेट एक्साइटेड एंड विल एमिट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिटल। वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है PEC जो है वो एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, और ट्रांसफर करेगा फेरिडॉक्सिन को, और फेरिडॉक्सिन फिर FNR को नहीं करता ट्रांसफर, वो प्लास्टोक्विनॉन को करता है। प्लास्टोक्विनॉन फिर करेगा अपना साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। जब साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे होते हैं तब आपका ATP सिंथेसाइज हो जाता है, एंड देन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन के पास आएंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स देने का काम कौन कर रहा था, पीछे इलेक्ट्रॉन्स देने का काम इसको कौन कर रहा था, इसको इलेक्ट्रॉन्स जो है P700 वाज रिसीविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन, तो इसलिए यहाँ पे आपका जो है प्लास्टोसाइनिन ही आएगा। सो अगेन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने एमिट किए थे वो फाइनली इसके पास वापस आ गए। दैट इज वाई दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज साइक्लिक इन नेचर, एंड ड्यूरिंग दिस साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ATP is getting synthesized, and this ATP is getting synthesized because we are accepting photons, so it is called as ATP synthesize हो रहा है, तो that is called as phosphorylation। और क्यों रिलीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द लाइट, सो इट इज कॉल्ड एज photophosphorilation, and it is cyclic in nature. Why? Because the electrons that are emitted by the reaction center, they are coming back to the reaction center. सो अब जो है यहाँ पे साइक्लिक लिखा है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट वर एमिटेड फ्रॉम P700 आर अल्टीमेटली रिटर्न टू इट इन अ साइक्लिक मैनर। ठीक है, अब एक बार जरा इनके पॉइंट्स देख लेते हैं। लाइट जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें ATP भी प्रोड्यूस होता है, NADPH भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन साइक्लिक के अंदर आपका ओनली ATP सिंथेसाइज हो रहा है, NADPH इज नॉट गेटिंग सिंथेसाइज्ड, ओनली ATP इज प्रोड्यूस्ड। देन ये जो होता है सनलाइट रिक्वायर करेगा, ये भी सनलाइट रिक्वायर करेगा, बिकॉज दोनों के अंदर जो है फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। वो बात अलग है कि एक के अंदर नॉन साइक्लिक है, एक के अंदर साइक्लिक है, बट है क्या, फोटो फॉस्फोराइलेशन। नाउ थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है नॉन साइक्लिक, और ये होता है स्ट्रोमा लैमेले के अंदर। मतलब थाइलाकॉइड्स के अंदर कितने फोटो सिस्टम्स होंगे, PS1 भी होगा, PS2 भी होगा, बिकॉज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज टेकिंग प्लेस, बट इन स्ट्रोमा लैमेले ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज टेकिंग प्लेस। स्ट्रोमा लैमेले के अंदर नॉन साइक्लिक नहीं होता है, ओनली साइक्लिक होता है। और साइक्लिक के अंदर कितने फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, ओनली 1, दैट इज PS1, P700 वाला रिएक्शन सेंटर वाला PS1। तो स्ट्रोमा लैमेले के अंदर अगर आपसे पूछे जाए हाउ मेनी रिएक्शन सेंटर्स आर प्रेजेंट, ओनली 1 एंड दैट टू P700। एंड इन थाइलाकॉइड्स हाउ मेनी रिएक्शन सेंटर्स आर प्रेजेंट, दोज रिएक्शन सेंटर्स आर प्रेजेंट, P680 of PS2 and P700 of PS1।
ठीक है, तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे नॉन साइक्लिक में दोनों साथ में काम करते हैं और साइक्लिक में खाली एक ही फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो साइक्लिक जो होगा आपका स्ट्रोमा लैमेले के अंदर होगा और ये जो होता है आपका थाइलाकॉइड्स के अंदर होता है। स्ट्रोमा लैमेले के अंदर ओनली PS1 होता है, PS2 नहीं होता है। इसका मतलब स्ट्रोमा लैमेले के अंदर ओनली ATP इज गेटिंग सिंथेसाइज्ड। अब ये साइक्लिक का एडिशनल होने का क्या फायदा है? नॉन साइक्लिक में भी तो ATP सिंथेसाइज हो रहे थे, बल्कि साथ में आपके NADPH भी सिंथेसाइज हो रहे थे। तो हमें साइक्लिक की जरूरत क्यों पड़ी? साइक्लिक में तो खाली ATP सिंथेसाइज हो रहा है। ये अभी सिग्निफिकेंस जब हम डार्क रिएक्शन में एक्चुअली सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि साइक्लिक का अकेले में क्या रोल है। नाउ लेट्स कम टू डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन से पहले एक बार चलो डार्क रिएक्शन पढ़ लेते हैं, या डार्क रिएक्शन से पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम कि ATP सिंथेसिस कैसे हो रहा है। नाउ जैसे हमने ATP सिंथेसिस पढ़ा था ETC के थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमने सिंथेसिस किया था। ठीक है, उसमें भी मिशेल की ही हाइपोथेसिस थी और उसमें हो क्या रहा था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन अ प्रोटॉन ग्रेडियंट वाज गेटिंग डेवलप्ड। मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स ज़्यादा थे और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटॉन्स थे वो कम थे, और प्रोटॉन्स जो हैं वो पंप हो रहे थे ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में धीरे धीरे प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते गए और मैट्रिक्स में कम होते गए। नाउ टेंडेंसी होती है बैलेंस मेंटेन करने की, नेचर में हर चीज़ की एक टेंडेंसी है कि वो बैलेंस मेंटेन करके रखे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखे। तो प्रोटॉन्स जो हैं, अब जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स जो एक्यूमुलेट हुए थे वहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, दे वांटेड टू कम बैक टू द मैट्रिक्स। अब वो वापस आना चाहते थे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वही अलाउ करते हैं प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट, और वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ बाहर भेज सकते हैं, अंदर नहीं ला सकते। मेम्ब्रेन कहती है मैं तो इम्परमिएबल हूँ, मैं तो तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। फिर एक कॉम्प्लेक्स 5 आता था हमारे पास, F0 F1 पार्टिकल, जिसको हम ATPase भी कहते थे। ठीक है, उसको हम बोलते थे FATPase मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 5, जिसमें जो F0 था वो आपका मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था और F1 जो था वो मैट्रिक्स के अंदर था। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर था। ये डायग्राम आप देख सकते हो, जब मैं बोल रही हूँ आप ये डायग्राम देख लेना, पॉज करके बैक करके डायग्राम देख के फिर सुन लेना। तो उसके अंदर जो F0 पार्टिकल था दैट वाज प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट वाज एन इंटेग्रल प्रोटीन, एंड जो F1 था इट वाज प्रोजेक्टिंग इनसाइड द मैट्रिक्स। अब F0 था, इट वाज टेलिंग द प्रोटॉन्स कि यस यू कैन गेट इनसाइड द मैट्रिक्स थ्रू मी। तो प्रोटॉन्स अंदर आ रहे थे, और जब प्रोटॉन्स अंदर आ रहे थे तो जो F1 पार्टिकल था इट वाज रोटेटिंग, और जब वो 120 डिग्रीज का रोटेट करता है तब 1 ATP प्रोड्यूस होता है, और 120 डिग्रीज का रोटेशन के लिए 4 प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ETC के अंदर कि हाउ ऑक्सीडेशन ऑफ NADH and FADH2 are leading to synthesis of ATP. So because of oxidation of NADH and FADH2 we are actually synthesizing ATP, मतलब phosphorylation हो रहा है किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की वजह से, इसलिए उसका नाम था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, तो उसको कह रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ना फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या है, हम थाइलाकॉइड्स की बात कर रहे हैं। थाइलाकॉइड्स के अंदर जो है आपका ATP सिंथेसाइज हो रहा है, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग इनसाइड द स्ट्रोमा लैमेले ऑल्सो, क्योंकि वहां पे भी आपका जो है ATP सिंथेसाइज हो रहा है। नाउ ये आपका डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, इसके अंदर आपका जो ये स्टैक, ये आपका एक थाइलाकॉइड, दूसरा थाइलाकॉइड है, तीसरा थाइलाकॉइड है, चौथा थाइलाकॉइड, और ये थाइलाकॉइड का जो पाइल होता है इसको हम कहते हैं ग्रानम। सो दिस इज वन ग्रानम, दिस इज अनदर ग्रानम, एंड दे आर जॉइंड बाय स्ट्रोमा लैमेले। अब एक जो थाइलाकॉइड है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, अब मैंने इस थाइलाकॉइड को डबल मेम्ब्रेनस यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है, मतलब फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान दो तो
इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपके जो है फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है, और आपका जो F0 F1 पार्टिकल है वो इस तरीके से प्रेजेंट है कि ये जो है आपका दिस इज योर F0 एंड ये जो है आपका दिस इज योर F1। तो F1 थाइलाकॉइड के इनसाइड होने के बजाय यहाँ पे बाहर के टूवर्ड्स है। कहाँ पे है? स्ट्रोमा के टूवर्ड्स। इट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स दी स्ट्रोमा विच F1 पार्टिकल। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने ये थाइलाकॉइड कैसे बनाया है। ठीक है, सो दिस इज योर स्ट्रोमा, दिस इज योर थाइलाकॉइड की दो मेम्ब्रेन्स, दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड दिस इज इनसाइड पोर्शन ऑफ द थाइलाकॉइड विच इज कॉल्ड एज लूमेन। अब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें अगर, तो PS2 प्रेजेंट होता है पहले, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर से दो इलेक्ट्रॉन्स पास हुए जो कि फेओफाइटिन ने आपके एक्सेप्ट किए, फिर उसने प्लास्टोक्विनोन को दिए। अब प्लास्टोक्विनोन देखो ज़रा, ये फिक्स्ड नहीं है मेम्ब्रेन के अंदर, इट इज़ अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। नाउ रिकॉल विच वाज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑफ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कौन सा था? साइटोक्रोम C। लेकिन इनर मेम्ब्रेन का जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर था वो कौन सा था? यूबिक्विनोन। यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन का जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है दैट इज प्लास्टोक्विनोन। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन से दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये प्रोटॉन स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड के अंदर लाता है, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को देता है, और फिर से प्रोटॉन्स जो है अंदर आ रहे हैं। तो दो प्रोटॉन्स तो ये अंदर आ गए, साइकिल रिपीट होगी, फिर से दो प्रोटॉन्स अंदर आएंगे, फिर साइकिल रिपीट होगी, फिर से दो प्रोटॉन्स अंदर आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हर साइकिल के साथ फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है और आपके 2 H+ रिलीज हो रहे हैं। तो हर साइकिल के साथ 2 H+ तो बाहर से अंदर आ रहे हैं और 2 H+ अंदर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब प्लास्टोसाइनिन देखो कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द लूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, और ये फाइनली अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है किसको? PS1 को। फिर PS1 के जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, बाहर के टूवर्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ के टूवर्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ के टूवर्ड्स प्रेजेंट है आपके PS1 के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, और फाइनली आपका यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है NADPH। तो NADPH के अंदर जो H+ आ रहा है, ये NADPH जो H जो आ रहा है वो कहाँ से यूज़ हो रहा है? स्ट्रोमा से यूज़ हो रहा है। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द accumulation ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के लूमेन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स accumulate हो रहे हैं कंपेयर टू द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है? फर्स्ट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है जिसकी वजह से अंदर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। सेकंड, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स आपका प्लास्टोक्विनोन एंड साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, जो कि साइक्लिक में भी आता है, नॉन साइक्लिक के अंदर भी आता है। ठीक है, ये जब भी इनके थ्रू पास होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका जो है प्रोटॉन्स अंदर आएंगे। ठीक है, एंड थर्ड कि आपका जो NADPH जो सिंथेसाइज हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर, उसके अंदर स्ट्रोमा का ही प्रोटॉन जो है यूज्ड अप हो रहा है। तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन कम हो रहा है और ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहा है। अब क्या हो गया? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वहां पे क्या था? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था। यहाँ पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, क्योंकि एक साइड पे, उसकी इनर साइड पे प्रोटॉन्स ज्यादा है और बाहर की साइड पे प्रोटॉन्स कम है। नाउ दीज प्रोटॉन्स दे वांट टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम, दे वांट टू गो आउटसाइड एंड maintain a balance, but the thylakoid membrane is impermeable and the complexes they say that we cannot transport them in the opposite direction. So बचा क्या? F0 F1 पार्टिकल। अब प्रोटॉन्स को बाहर आना है और ATP सिंथेसाइज होगा अपोजिट डायरेक्शन में। जहाँ पे प्रोटॉन्स जाते हैं ना, वहीं पे F1 प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से अंदर आ रहे थे, इसलिए F1 अंदर प्रेजेंट था, क्योंकि ATP सिंथेसिस अंदर हो रही थी, क्योंकि प्रोटॉन्स अंदर आ रहे थे। यहाँ पे प्रोटॉन्स बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए F1 बाहर के टूवर्ड्स प्रेजेंट होगा। और प्रोटॉन्स का हमेशा मूवमेंट F0 के थ्रू होता है, F1 के थ्रू नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन्स जो हैं दे मूव थ्रू F0 और F1 और बोथ और नन ऑफ द अबव, तो ओनली थ्रू F0।
ठीक है, ये नीट में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बारीक क्वेश्चंस है और ये पूछे जाते हैं नीट में भी। तो प्रोटॉन्स जो है F0 से बाहर आ रहे हैं, और बाहर आते वक्त ये जो इस रोटर है F1 को ये रोटेट कर रहे हैं। जैसे ही 4 बाहर आएंगे एक एटीपी सिंथेसाइज हो जाएगा। सो जस्ट लाइक ETC, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्यों हो रहे हैं ट्रांसफर? बिकॉज ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि सबसे पहले वहीं से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोलिसिस मतलब लाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो यहाँ पे जो एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, सो दिस वॉज द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। मैं एक बार इसको रीड आउट कर रही हूँ। इट वॉज गिवन बाय द साइंटिस्ट मिशेल। दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, इट जनरेट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। यस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द लुमेन ऑफ द थैलेकॉइड इज रिच इन प्रोटॉन्स दैन स्ट्रोमा ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स, की एक तो फोटोलिसिस हो रहा है, देन प्लास्टोक्विनॉन एंड साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स जब भी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, दे विल ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा इनसाइड द लुमेन। अगेन लुमेन के अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए। एंड देन एक फोर्थ फैक्टर जो है आप यहाँ पे लिख सकते हो NADPH वाला, कि NADPH जो सिंथेसाइज होगा स्ट्रोमा के अंदर, सो इट विल यूटिलाइज द प्रोटॉन ऑफ द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर ऑलरेडी जितने प्रोटॉन्स हैं वो और भी कम हो रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग यूज्ड अप टू रिड्यूस NADP प्लस इंटू NADPH। ठीक है, thus the lumen becomes richer in H plus than the stroma and a proton gradient develops। ठीक है, उसके बाद there is a proton, the thylakoid membrane is impermeable to H plus and proton pump होता है, उसका नाम होता है F0 F1 पार्टिकल या FATPase, जिसके थ्रू H plus मूव कर सकता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कहाँ पे है? इनसाइड द लुमेन, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है? स्ट्रोमा के अंदर है। ठीक है, नाउ इट हैज 2 पार्ट्स। F0 पार्ट जो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, इंटेग्रल प्रोटीन, और F1 जो पार्ट है इट इज अ पेरिफेरल प्रोटीन। और ये पूछा जाता है कि F1 पार्ट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है? इनसाइड द मैट्रिक्स। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है? इनसाइड द स्ट्रोमा, नॉट इनसाइड द लुमेन ऑफ थैलेकॉइड। ठीक है, F1 के पास ATP सिंथेसाइजिंग एक्टिविटी होती है, मतलब F1 पार्टिकल जो है इट कैन एक्ट एज एन एंजाइम। ATPase इज द एंजाइम जो कि ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ेगा और ATP सिंथेसाइज करेगा। तो ये जो सिंथेसिस का काम है दैट इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड एज ATPase, और F1 पार्टिकल के पास ATPase एक्टिविटी होती है। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जैसे ही 4 प्रोटॉन्स मूव करेंगे लूमेन से स्ट्रोमा में, F1 पार्टिकल एक ATP जनरेट करेगा। सो दिस वाज हाउ ATP is getting synthesized in non-cyclic photophosphorylation as well as in cyclic photophosphorylation। ठीक है, तो साइक्लिक जो है बस स्ट्रोमा में हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर आपका PS1 इन्वॉल्व है, लेकिन प्लास्टोक्विनोन एंड साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स तो इन्वॉल्व है ही ना, तो आपके प्रोटॉन्स जो है बाहर से अंदर आएंगे ही आएंगे लूमेन ऑफ स्ट्रोमा लैमेले के अंदर। वहाँ पे भी आपका जो है स्ट्रोमा लैमेले के अंदर भी आपका जो है F0 F1 पार्टिकल होगा, और F1 जो है प्रोजेक्ट कर रहा होगा इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर। सो ATP सिंथेसिस समझ में आ गया आपको, वही है प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से सिंथेसाइज हो रहा है ये भी। ठीक है, अब हम डार्क रिएक्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं।